हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं आरवीएनएल और आईआरएफसी के स्टॉक्स को। दोनों ही कंपनीज रेलवेज़ के लिए काम करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं कि आरवीएनएल जो है वो फिलहाल 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईआरएफसी भी 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता है कि अच्छा इंक्रीमेंट शेयर में हो रहा है डे बाई डे, तो हमें फटाफट से स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी के फंडामेंटल जो हैं वो कैसे हैं। फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, तो ही हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और यही निशानी होती है एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर की। अगर इसी तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं आईआरएफसी की, तो पेनी स्टॉक के दाम पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है और आरवीएनएल जो है वो फिलहाल 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि इन दोनों स्टॉक्स में हमें कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, या फिर दोनों ही बाय नहीं करने चाहिए, या फिर दोनों को ही बाय करना चाहिए। दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं फ्यूचर के लिए। तो इसे फुल्ली एनालाइज करेंगे आज के हम वीडियो में। हम तो लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो ओवरऑल प्रोडक्ट सेगमेंट अगर हम देखते हैं तो सबको पता है कि रेलवेज़ के लिए आरवीएनएल काम करती है। न्यू लाइंस बिछाने का काम करती है, डबलिंग का काम करती है, गेज कन्वर्जन का, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। लगभग 13 वर्कशॉप्स हैं इसके। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानना ये होता है कि कौन सी कंपनी क्या काम कर रही है और उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट का फ्यूचर क्या है, आने वाले 15 से 20 सालों में उसका ग्रोथ स्कोप क्या है। तो अगर हम देखें इन कंपनीज़ को, तो रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ स्कोप है आने वाले टाइम में। इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है वंदे भारत जैसी स्पेशल ट्रेन्स पर, बुलेट ट्रेन्स पर। तो रेलवेज सेक्टर के स्टॉक में अभी से अगर हम इन्वेस्ट करके रखते हैं तो फ्यूचर में हमें अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने कन्फर्म। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान में रखकर अगर एनालाइज करके अगर हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में, तो लॉस के चांसेस बहुत ही कम होंगे हमारे लिए। अगर आरवीएनएल की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 78% के आसपास है, पब्लिक होल्डिंग 13 to 14% के आसपास है, एफआईआई होल्डिंग 1.53%, डीआईआई होल्डिंग 6.15% है और अदर्स की होल्डिंग इसमें 0% है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें ज़्यादा है, पब्लिक होल्डिंग इसमें कम है। अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें तो टोटल मिला के एफआईआई डीआई 8% के लगभग इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है इसमें। तो धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी होल्डिंग को स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं। अभी तो एक प्लस पॉइंट है ये हमारे लिए। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का शेयर प्राइस फिलहाल 104 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो की बात करें तो 29 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 114 रुपये के आसपास का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की 21,611 करोड़ के आसपास की है। डिविडेंड यील्ड कंपनी प्रोवाइड करवा रही है 1.77% के आसपास का। प्रॉफिटेबल कंपनी है। कैश फ्लो कंपनी के पास 3187 करोड़ रुपए के आसपास का है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका 0.91% का है। तो डेप्ट की वजह से फेलियर के चांसेस कम है कंपनी के। बट एक से ज़्यादा डेप्ट रेशियो अगर हो जाता है, मतलब कि डेप्ट का प्रेशर कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर फंडामेंटल्स की अगर हम ओवरऑल देखते हैं, बात करते हैं, तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो बाय करने का कंसिडर हम कर सकते हैं। बट हमें देखना होगा कि टेक्निकली स्टॉक फर्दर डाउन जा सकता है या नहीं जा सकता है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट फिलहाल फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी की 10 है, तो स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस भी हैं। अब अगर टेक्निकली देखें तो पिछले 2-3 दिन में 77 से 115 के आसपास स्टॉक एकदम से इंक्रीज हुआ है। तो स्पाइक बन रहा है स्टॉक में, और स्पाइक के बाद जैसा हमने पहले देखा है कि स्पाइक के बाद स्टॉक में करेक्शन जरूर देखने को मिलता है। मतलब 80 रुपये के आसपास ये स्टॉक अभी जा सकता है, जैसा कि पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो 80 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाएगा। तो उस टाइम पे अगर हम बाय करते हैं, उस टाइम पे अगर हम स्टॉक को बाय करते हैं, तो ये एक अच्छे इन्वेस्टर्स की निशानी होगी। तो एक अच्छा इन्वेस्टर जो होता है वो करंट प्राइस पे बाय करने का बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वो वेट करेगा 80 रुपये पे आने का, और अगर 80 रुपये पे नहीं भी आता है, 150-200 रुपये पे चला जाता है, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ऑलवेज रिमेंबर कि फोमो के तहत हमें किसी भी स्टॉक में, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। स्टॉक के पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो 80 रुपये पे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं स्टॉक के। और जो स्टॉक अपने हायर हाई हायर लो वाले पैटर्न्स को बनाता है, उसमें हायर लो पे अगर हम बाय करते हैं तो वो एक अच्छे इन्वेस्टर्स की निशानी होती है।
ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो RVNL नो डाउट एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, प्रोडक्ट ग्रोथ भी अच्छा है इसका, बट करंटली स्टॉक में स्पाइक देखने को मिल रहा है और ऐसे टाइम में हमें करेक्शन का थोड़ा वेट तो जरूर करना चाहिए। बात करें अगर IRFC की, तो बेसिकली पैसेंजर कोचेज की फंडिंग करती है कंपनी और साथ ही साथ फ्रंट वैगन्स की फाइनेंसिंग करती है। प्रॉफिट ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को हमें मिल रहा है और साथ ही साथ कोई भी NPA नहीं है कंपनी का, NPA 0 है। जनरली फाइनेंसिंग कंपनीज जो होती हैं उनके पास NPA देखने को मिलता है, बट IRFC के पास कोई भी NPA नहीं है। फॉर्च्यून इंडिया की टॉप 500 कंपनीज की अगर बात करें तो उनमें इस कंपनी का नाम भी आता है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि रेलवेज में ग्रोथ के साथ साथ इस स्टॉक में भी हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। शेयर होल्डिंग पे अगर नजर डालें तो प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 86% के आसपास है। सीवी रूल्स के हिसाब से इन्हें इस होल्डिंग को 70 to 75 के आसपास करना होगा और जब ये होगा, जब ये सेल आउट करेंगे तो प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 10% के आसपास की है। FII और DII होल्डिंग्स को मिला के लगभग 4% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स इसमें बन रही हैं। तो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अभी भी इसमें कम है, बट पब्लिक होल्डिंग भी कम ही है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक अर्ली फेज है और आने वाले टाइम में हमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, फंडामेंटल्स और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स वगैरह सब कुछ देखकर ही हमें बाय करना चाहिए और उससे भी अच्छा है कि हमें हायर हाई हायर लो वाले पैटर्न वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है और हायर लो पर ही हमें बाय करना चाहिए। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो 31 रुपये के आसपास फिलहाल ये शेयर प्राइस है। 52 वीक लो की बात करें तो 19 रुपये के आसपास, 52 वीक हाई की बात करें तो 37 रुपीज़ के आसपास है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 41,100 करोड़ रुपए के आसपास की है। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी प्रोवाइड करवा रही है लगभग 4.52% के आसपास का, मतलब कि 1,000 रुपये अगर एक बंदा इन्वेस्ट करता है तो 45 रुपीज़ के आसपास उसको मिलेंगे डिविडेंड के रूप में। अगर 1 करोड़ अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो जाके हमें कहीं 4 लाख रुपए के आसपास डिविडेंड मिलेगा एवरी ईयर। प्रॉफिटेबल कंपनी है। कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में है, -151 करोड़ के आसपास का। डेप्ट कंपनी के ऊपर लगभग 3,86,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, बट डेप्ट को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज फाइनेंसिंग कंपनीज में डेप्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, दैट इज़ करंट प्राइस पे हम बाय करके चल सकते हैं स्टॉक को। बट अगर ध्यान दें तो 52 वीक लो इसका 19 रुपीज़ के आसपास का था। तो एवरेज करना स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेटर होता है हमारे लिए, और बाइंग प्राइस के आसपास ही हमारा एवरेज रहे तो अच्छा होगा। अगर आपने 19-20 रुपए के आसपास पे स्टॉक को बाय किया था, फिर स्टॉक 100 पे चला गया, वहाँ आपने फिर से स्टॉक को बाय कर लिया और फिर स्टॉक में डाउनफॉल हुआ और स्टॉक 80 रुपए पे चला गया और वहाँ पे फिर आपने बाय किया, तो आपका एवरेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है हमें। अगर आपका बाइंग प्राइस एवरेज के आसपास का होगा, 20-30% उसके आसपास होगा, तभी आपकी एवरेजिंग अच्छी होगी और ऐसा ही करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। टेक्निकल लेवल्स पे अगर हम बात करें तो स्टॉक ने स्पाइक बनाने के बाद 25 के आसपास रेस्ट किया। तो बेसिकली फंडामेंटल नॉलेज के साथ साथ हमें थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए स्टॉक के बारे में। बेस्ड ऑन दिस हम पेशेंस रख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से प्राइस पे बाय करना है, कब बाय करना है, वो तो हम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन पाएंगे और हमें लॉस कम से कम भुगतना पड़ेगा या फिर हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू, टेक केयर।